हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूं और आज हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो हम कक्षा 12th का जो जीव विज्ञान का वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस पाठ का अंतिम बिंदु है। और जैसे ही हम आज के इस वीडियो के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ लेंगे, इसी के साथ एनसीईआरटी बेस्ड जो बायो है, इसका जो 6th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, आज हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड, एक विधि, अति आधुनिक विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। इस विधि के अंदर, इस संसार के अंदर जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, मतलब जो मानव की जनसंख्या है, उसमें से किन्हीं भी दो मनुष्यों की हम अलग पहचान कर सकते हैं। दोनों को अलग किया जा सकता है, उसकी पहचान अलग की जा सकती है, या दोनों को अलग किया जा सकता है। तो एक ऐसी विधि जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, डीएनए अंगुली छापी विधि कहा जाता है। जैसे देखो, दो व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी। अब हम ये सामान्यतः देखते हैं कि दो मनुष्य है तो उसमें 99.9% समानता है। जैसे उदाहरण के लिए, दो व्यक्तियों में दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं, पूरा सिस्टम है, शरीर है, ये सब चीजें वो कॉमन पाई जाती है। मतलब 99.9% उसमें होती है समानता। तो असमानता कितनी होगी? 0.1%, 0.1% उसमें क्या होता है? डीएनए असमान होता है। हम समानता असमानता के बारे में ये भी कह सकते हैं, दो व्यक्ति समान है, इसका मतलब उसमें डीएनए मैक्सिमम समान है। दो व्यक्ति असमान है, इसका मतलब उनमें डीएनए थोड़ा बहुत असमान भी है। थोड़ा बहुत डीएनए असमान है, इसलिए दोनों में असमानता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों की जो ये रेखाएं होती है, ये रेखाएं ये कभी मैच नहीं करती, एक जैसी नहीं होती है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है डीएनए, उस व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला डीएनए और दूसरा जो व्यक्ति है उसमें पाया जाने वाला डीएनए, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। इसी के आधार पर या इसको आधार मानकर हम दो व्यक्तियों के बीच में पहचान सुनिश्चित करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों में विभिन्नता या भेद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में यदि हम बात करें तो किसी व्यक्ति के अंदर डीएनए विशिष्टता के आधार पर उसकी पहचान करना, कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए में जो विशिष्टता पाई जाती है, मतलब जो नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम पाए जाते हैं, उसके आधार पर पहचान सुनिश्चित करना या पहचान स्थापित करना, इसको डीएनए अंगुली छापी विधि कहा जाता है। इंग्लिश में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एलेक्स जेफरीज, 1984 में इन्होंने वो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज की थी। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है, एलेक्स जेफरीज खोज करता। कब खोज की थी? 1984 के अंदर। इसी के साथ में यदि हम भारत के अंदर इसके विकास की बात करते हैं तो डॉक्टर लाल सिंह जी के द्वारा भारत के अंदर इस मेथड का क्या किया गया? विकास किया गया। हालांकि इतना आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो देखिए, दुनिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अद्वितीय आनुवंशिक बनावट पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अद्वितीय आनुवंशिक बनावट पाई जाती है। इसी को डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए के अंदर एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, विशिष्ट प्रकार की बनावट पाई जाती है। इसको डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए अंगुली छाप कहा जाता है। अब उस आनुवंशिक बनावट की पहचान करना या उसकी जांच करना, उसका पता लगाना, उस विधि को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापी विधि। मतलब उसके अंदर जो विशिष्ट प्रकार की आनुवंशिक बनावट है, उसका हम पता करते हैं, उसकी जांच करके हम पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, उसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। देखिए, ऐसे कई मामले होते हैं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का मान लो मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद में उस मर्डर जब किया है या जब मर्डर हुआ है
तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि भैया तू मेरा मर्डर कर ले या मुझे मार दे, ऐसा तो नहीं हुआ। जब मर्डर हुआ है तो उस समय जो मर्डर करता है या जिसका मर्डर हुआ है उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई होगी, दोनों के बीच में इस पार या उस पार ये कंडीशन हुई होगी, क्योंकि जो मर्डर कर रहा है उसके मान लो उसके हाथ में चाकू है, उसको पता है कि मेरा मर्डर होने वाला है, तो वह व्यक्ति पूरी जीन जान से उसके साथ में लड़ेगा और लड़ने के बाद में हो सकता है वो जीत जाए और भाग जाए, बच जाए, और यदि नहीं बचता है तो उसका मर्डर मान लो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति जिसने मर्डर किया है उस व्यक्ति के साथ जब हाथापाई हुई है उस समय उसने ऐसे नाखून से किया होगा तो उसकी त्वचा गिरी होगी, उसके बाल गिरे होंगे, उसका पसीना गिरा होगा या उसकी लार है, थूक है, आंसू है, ऐसा कोई न कोई पदार्थ वहां पर सबूत के रूप में गिरा होगा। तो उसके आधार पर मौके पर जो डीएनए मिलता है, मौके पर जो मर्डर करने वाला व्यक्ति है उसका कोई पार्ट मिल जाता है, उस पार्ट को बाद में जैसे मान लो एफआईआर दर्ज होगी, उसमें किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह है, उस व्यक्ति का नाम यदि दे दिया जाता है तो उस व्यक्ति का डीएनए और मौके पर जो पदार्थ मिला है, जो ऐसे पदार्थ मिले हैं जैसे बाल का एक टुकड़ा भी मिल गया या मांस का टुकड़ा मिल गया, ये त्वचा, नाखून लगेंगे त्वचा नीचे गिर सकती है, वो चीज मिल जाती है तो उसको मैच किया जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर डाउट है उसका डीएनए और मौके पर हमें जो जैविक पदार्थ मिले उसका डीएनए यदि मैच कर जाता है, इसका मतलब वह व्यक्ति दोषी है या मर्डर उसी ने किया। तो ये एक उदाहरण दिया। इसके अलावा मान लो कई बार रेप केसेस में, बलात्कार जैसी जब घटनाएं होती है तो उसमें भी इस विधि को काम में लिया जाता है। और कई बार पैतृक का निर्धारण, मतलब कई बार जैसे दो संतान है वो कहते हैं ये पिता मेरा है, ये पिताजी मेरे है, या कई बार जो पिता होते हैं वो कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी पैतृक जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मेथड है इसको काम में लिया जाता है। तो देखिए मनुष्य के अंदर 99.9% डीएनए समान होता है, जबकि 0.1% डीएनए है वो असमान होता है। और ये जो असमान डीएनए होता है यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि का आधार होता है। इस असमानता, ये जो असमान डीएनए होता है, इस असमानता को डीएनए बहुरूपता कहा जाता है या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इस आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड है उस आधार पर हम जो दो मनुष्य है या दो व्यक्ति है उनमें क्या करते हैं, विभेद करने का प्रयास करते हैं। इसी विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए संपूर्ण मानव जीनोम की बात करते हैं तो मानव जीनोम के अंदर कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए, मतलब दो प्रकार डीएनए, हालांकि डीएनए एक ही होता है लेकिन उस डीएनए के कुछ भाग होते हैं जो कोडिंग डीएनए कहलाते हैं और कुछ है वो नॉन कोडिंग डीएनए कहलाते हैं। कोडिंग का मतलब कूट लेखन करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उनको कहेंगे कोडिंग डीएनए। और डीएनए के वे खंड जो नॉन कोडिंग का मतलब है कूट लेखन का कार्य नहीं करते हैं, प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग डीएनए। तो जो कोडिंग डीएनए होता है ये सामान्यतः समान होता है। जो हम कह रहे हैं कि 99.9 जो प्रतिशत डीएनए होता है वो ये होता है, 99.9% जो डीएनए होता है वो ये होता है। इस डीएनए में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है और यह क्या करेगा, कूट लेखन का कार्य करेगा, कोडिंग का कार्य करेगा और प्रोटीन निर्माण का कार्य करेगा। सामान्यतः ये सभी में पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। यदि इसमें चेंजेज होता है तो देखिए, यदि कोडिंग डीएनए में अंतर होता है, परिवर्तन होता है तो उस जीव की कार्य की, उपापचय, जनन और उत्तरजीविता प्रभावित होती है। इसलिए ये चीजें तो कॉमन रहेगी। तो परिवर्तन किसमें होगा, परिवर्तन इसमें होगा। किसमें होगा, नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर होगा। ये कितने परसेंट होता है, 0.1% होता है, 0.1% होता है वो नॉन कोडिंग होता है, कूट लेखन का कार्य नहीं करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य ये डीएनए नहीं करता है। अब देखो ये जो डीएनए है जो भिन्न होता है, अलग प्रकार का होता है, इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम होते हैं वो बार बार पुनरावृत होते हैं, बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसको पुनरावृत डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए कहा जाता है। मतलब छोटे छोटे टुकड़े जैसे मान लो 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड बार बार पुनरावृत होते हैं, इसलिए इसको रेपिटेटिव या पुनरावृत डीएनए कहा जाता है।
अब ये जो पुनरावृत्त डीएनए है इसको अनुषंगी डीएनए भी कहते हैं, इसको सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो पुनरावृत्त डीएनए है ये अलग अलग व्यक्तियों के अंदर पुनरावृत्त डीएनए की जो खंड है, एक डीएनए को काटने के लिए विशिष्ट प्रकार का जो एंजाइम है, उस एंजाइम के द्वारा यदि इस डीएनए को काटा जाता है तो उसकी लंबाई और इसकी संख्या और इसका पैटर्न हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होता है। इसका मतलब ये होगा कि एक विशेष व्यक्ति के अंदर इनकी संख्या, इसकी लंबाई और इसका पैटर्न है वो विशिष्ट प्रकार का होता है, और इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार कहते हैं, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार है वो यही होती है लंबाई, संख्या, पैटर्न, किसके, रेपिटेटिव के, किसके, पुनरावृत्त डीएनए के जो ये टुकड़े हैं, यह जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मेथड है, जो विधि है, इसका क्या होते हैं, आधार होते हैं। देखो अभी हमने बात की कि एक व्यक्ति के अंदर ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इसके जो टुकड़े हैं, इनकी संख्या, लंबाई और इनका पैटर्न है विशिष्ट प्रकार का होता है। तो मान लो किसी घटनास्थल के ऊपर जो डीएनए प्राप्त हुआ है, किसी न किसी व्यक्ति का होगा, जिस किसी भी व्यक्ति का है उसका जो पुनरावृत्त डीएनए है उसका ये पैटर्न विशिष्ट प्रकार का होगा, और जिस व्यक्ति के ऊपर डाउट है या जिस व्यक्ति के ऊपर नाम से एफआईआर दी गई है कि जैसे मान लो उसने मर्डर किया या उस व्यक्ति ने किसी के साथ रेप किया, तो उस व्यक्ति का डीएनए लेकर उससे मैच किया जाता है। तो यदि घटनास्थल के ऊपर जो डीएनए मिला है उस व्यक्ति के पैटर्न और जो संदेहास्पद व्यक्ति है उसके पैटर्न यदि मैच हो जाते हैं तो वह व्यक्ति दोषी माना जाता है, और वह व्यक्ति दोषी होगा तो ही मैच होंगे। यदि घटनास्थल के ऊपर जो डीएनए मिला है उसके पैटर्न अलग है और संदेहास्पद जो व्यक्ति है उसके पैटर्न अलग है, तो वो अलग अलग होंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो दोषी नहीं है। तो ये जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है। अब देखो प्रत्येक व्यक्ति में जो पुनरावृत्त डीएनए है इसकी संख्या अलग अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये संख्या अलग अलग होती है, इसको VNTR कहा जाता है। क्या कहते हैं, VNTR। एग्जाम की दृष्टि से ये जो VNTR है इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो V का मतलब है वेरिएबल, N का मतलब है नंबर, T का मतलब है टेंडम, RS का मतलब है रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, इनको VNTR कहा जाता है। या हम ये कहते हैं कि जो रेपिटेटिव डीएनए है इनकी जो संख्या है ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, और यही डीएनए फिंगरप्रिंट विधि का आधार है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है, VNTR। VNTR का मतलब है रेपिटेटिव डीएनए जो है इसके टुकड़े, इसकी लंबाई, संख्या और इसका पैटर्न, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या है, आधार होता है। मान लो दो व्यक्ति है और दो व्यक्तियों का जो डीएनए है इसको समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उपचारित किया जाता है। समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उपचारित करने का मतलब है उस डीएनए के टुकड़े किए जाते हैं और दोनों व्यक्तियों का जो डीएनए है उसमें समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उपचारित करने का मतलब है उस डीएनए के टुकड़े किए जाते हैं। अब देखो समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उपचारित किया जाता है करने पर दोनों व्यक्तियों के जो डीएनए के भिन्न लंबाई के रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट बनते हैं। क्योंकि दो व्यक्ति, हालांकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये दो निश्चित नाइट्रोजन क्षार के बीच में डीएनए को काटेगा, लेकिन ये जो टुकड़े बनते हैं, ये जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट या इसके डीएनए के टुकड़े बनते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग बनते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग बनते हैं। इस तरह से जो टुकड़े प्राप्त होते हैं इनको रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों में ये टुकड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे रेस्ट्रिक्टेड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। रेस्ट्रिक्टेड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। और इस तरह की जो पॉलीमॉर्फिज्म है या बहुरूपता है इसको हम कहते हैं जो RFLP रेस्ट्रिक्टेड
फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। RFLP, VNTR और RFLP, ये दो फुल फॉर्म इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगी। तो RFLP, अब ये टुकड़े एक विशेष व्यक्ति के अंदर विशेष प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको आणविक मार्कर कहा जाता है। उस व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले अणु जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको आणविक मार्कर कहा जाता है। तो आणविक मार्कर किसे कहेंगे? RFLP को। और RFLP की फुल फॉर्म क्या है? देखो मैंने नीचे लिखी है RFLP, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये RFLP की फुल फॉर्म है। तो देखिए इस तरह से जो भी टुकड़े प्राप्त होंगे अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको आणविक मार्कर कहा जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स जेफरीज ने डीएनए प्रोब का भी उपयोग किया। डीएनए प्रोब का मतलब ये होता है, ये ज्ञात अनुक्रम वाले डीएनए खंड होते हैं। ऐसे डीएनए खंड जिनके ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार है वो हमें मालूम है या उसकी जानकारी हमारे पास है। इनका उपयोग करके अज्ञात नाइट्रोजन क्षार वाले अनुक्रमों को पहचाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड है, इस दौरान डीएनए जो प्रोब है इसका उपयोग कर ऐसा डीएनए जिसके ऊपर अज्ञात नाइट्रोजन क्षार है उनकी पहचान करने के लिए डीएनए प्रोब को काम में लिया जाता है। क्लियर है? मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान में रखने की जरूरत है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए यह विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एग्जाम के अंदर इस विधि से कोई न कोई छोटा बड़ा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब आते हैं कि इस विधि के अंदर जैसे दो व्यक्तियों के बीच में हम पहचान स्थापित करेंगे, उसके लिए कौन कौन से पदार्थों को काम में लिया जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम रक्त को काम में ले सकते हैं। रक्त तो मेन होता है, रक्त से तो करते ही है। इसके अलावा त्वचा के टुकड़े हैं, उनके द्वारा भी किया जा सकता है। नाखून के द्वारा भी किया जा सकता है। हेयर फॉलिकल, बालों की जो गुटिका है उनके द्वारा किया जा सकता है। वीर्य के द्वारा भी किया जा सकता है। और अन्य कोई कोशिका है तो उससे भी डीएनए निकालकर इस विधि के अंदर हम उपयोग में ले सकते हैं या काम में ले सकते हैं। अब इस विधि के दौरान ये जो हमने लिखा है इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसकी मात्रा मतलब कम से कम ये मात्रा 1 माइक्रोग्राम, मतलब बहुत कम मात्रा है। 1 माइक्रोग्राम डीएनए टेस्ट के लिए पर्याप्त होता है। इतना जो डीएनए है ये भी पर्याप्त है। अब यहाँ पर यदि मात्रा कम प्राप्त होती है तो इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए एक विधि काम में लेते हैं जिसको पीसीआर कहा जाता है। विधि का नाम क्या है? पीसीआर। पीसीआर जो मेथड है इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे केरी मुलिस। वैज्ञानिक का नाम क्या था? केरी मुलिस। इन्होंने 1985 के अंदर इस विधि की खोज की या इसका विकास किया। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन केरी मुलिस 1985 के अंदर इस विधि का इन्होंने विकास किया। यदि मात्रा कम होती है तो इसके द्वारा इस मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो इस विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो यदि हमें जो घटना स्थल है वहां से हमें जो चीज प्राप्त हुई है उससे यदि डीएनए की प्राप्ति कम होती है तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए पीसीआर मेथड को काम में लिया जाता है। आगे हम इसके स्टेप के बारे में बात करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप या उसके चरण। अब उस चरण के अंदर यदि डीएनए की मात्रा कम प्राप्त हुई है तो चरण के अंदर पीसीआर को भी शामिल किया जाता है। और यदि मात्रा पर्याप्त है, अधिक है, तो इस मेथड को काम में नहीं लिया जाता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड है या जो विधि है इसके चरण या स्टेप। तो देखिए यह विधि है वो 5 से 7 चरणों के अंदर संपन्न होती है, या दो व्यक्तियों के बीच में विभेद करने की जो विधि है 4-5 स्टेप में संपन्न होती है। सबसे पहले डीएनए का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ
डीएनए। घटना स्थल से जो हमें पदार्थ प्राप्त हुआ है, जैसे मान लो त्वचा है, हेयर फॉलिकल है, नाखून है, वीर्य है, थूक है, पसीना है, मांस का टुकड़ा है, ब्लड है, जो भी है, जो हमें वहां से क्राइम सीन से जहां पर अपराध हुआ है उस जगह से हमें जो पदार्थ मिला है, हम क्या करेंगे, उससे डीएनए को अलग करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए को सर्वप्रथम पृथक किया जाएगा, अलग किया जाएगा। ये पहले चरण के अंदर होगा डीएनए का पृथक्करण। कैसे करेंगे? डीएनए कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोशिका का क्या करेंगे, पाचन करेंगे, कोशिका का लयन करेंगे और उससे हमें डीएनए की प्राप्ति होती है। और ज्यादा हम बायोटेक वाले पार्ट में और पढ़ेंगे कि किस तरह से कोशिका भित्ति का पाचन किया जाता है, किस तरह से कोशिका झिल्ली का पाचन किया जाता है, किस तरह से वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनका पाचन किया जाता है और अंत में हमें डीएनए या अनुवांशिक पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो हमने डीएनए को प्राप्त कर दिया। उसके बाद में यदि डीएनए की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम का मतलब है यदि 1 माइक्रोग्राम है, तब तक तो यह विधि में इसको काम में लिया जा सकता है। लेकिन इससे भी कम है, या हम ये कहें कि इतनी मात्रा प्राप्त हुई है, बहुत कम मात्रा प्राप्त हुई है और इससे हम इस विधि को आगे नहीं बढ़ा सकते या डीएनए का अध्ययन करना संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो पीसीआर मेथड है, पीसीआर, इसके द्वारा इसका आवर्धन किया जाता है। डीएनए की मात्रा है वो बढ़ाई जाती है। हमने अभी बात की है, पीसीआर को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है और श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया होती है। इसके अंदर हम डीएनए की क्या करते हैं, प्रतियां तैयार करते हैं। 1985 के अंदर कैरी मूरिस नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था, विकास किया था। दूसरा चरण आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए का पाचन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम इसको हिंदी में कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए को कैसे काटता है, करता है, ये सब बात हम बायोटेक में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या जो प्रतिबंधन एंजाइम है, ये डीएनए को निश्चित स्थानों से काटते हैं। मतलब डीएनए के ऊपर 4 से 6 नाइट्रोजन क्षार वाला एक युग्म होता है, उसके बीच में ये मतलब विशिष्ट जगह से काटते हैं। जहां से काटेंगे उसको फ्रैगमेंट साइट कहा जाता है। तो वहां से ये काटते हैं 4 से 6 जो नाइट्रोजन क्षार है, उनकी क्षार वाली विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन साइट पर यह काटता है। इस तरह से हमें डीएनए के टुकड़े प्राप्त होते हैं। इन टुकड़ों को डीएनए फ्रैगमेंट कहा जाता है। प्राप्त डीएनए के टुकड़ों को डीएनए के खंड या डीएनए के फ्रैगमेंट कहा जाता है। अब हमें जो डीएनए के फ्रैगमेंट प्राप्त हुए हैं, इनको एगारो जेल पर स्थानांतरित किया जाता है। जो टुकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, एगारो जेल के ऊपर इसको स्थानांतरित किया जाएगा। अगला चरण आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जेल का मतलब जेल, कौन सा जेल, एगारो जेल। एगारो जो जेल है, ये एगारोज जेल, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जेल है। लाल शैवालों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लाल शैवालों से। लाल शैवालों से प्राप्त होने वाला एक पॉलीमर है जो कि प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। इसका उपयोग है वो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर किया जाता है। इसमें जो डीएनए के टुकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, इन टुकड़ों को विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत आवेश की उपस्थिति में आकार के आधार पर, छोटे अलग बड़े अलग, आकार के आधार पर डीएनए के टुकड़ों को अलग किया जाता है। तो देखिए इसमें ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के दौरान ये प्लस है, ये माइनस, एनोड और कैथोड। अब इसके अंदर जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो ये एनोड के रूप में काम करेगा, ये कैथोड के रूप में काम करेगा। यहां से इस डीएनए को अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो डीएनए के ऊपर, या डीएनए है वो विद्युत की दृष्टि से कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ऋण आवेशित होता है। क्यों होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है जो ऋण आवेशित होती है। तो फॉस्फोरस के कारण डीएनए है वो ऋण आवेशित होता है। अब डीएनए ऋण आवेशित होता है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए की जो गति होती है ये माइनस से प्लस की ओर होती है, या हम कहें कैथोड से एनोड की ओर होती है। अब इसमें
डीएनए के जो छोटे टुकड़े होंगे वो हल्के होने के कारण अधिक गति कर पाएंगे और जो भारी टुकड़े होंगे वो कम गति कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस वाला चिन्ह है यहाँ पर जो टुकड़े पहुंचेंगे वो सबसे छोटे होंगे, इससे बड़े टुकड़े यहाँ रह जाएंगे, इससे बड़े वाले यहाँ रह जाएंगे, इससे बड़े, इससे बड़े, इससे बड़े और इससे बड़े। इस तरह से हम डीएनए जो है, डीएनए के जो आकार है, डीएनए का जो आकार है उस आधार पर डीएनए को अलग कर देते हैं। इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। यदि हम एक लाइन में इसकी परिभाषा देते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है विद्युत की उपस्थिति में डीएनए के टुकड़ों को आकार के आधार पर अलग अलग करना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। अगला टर्म आता है ब्लोटिंग, साउथर्न ब्लोटिंग। देखिए ब्लोटिंग में क्या होगा, अभी तक डीएनए के टुकड़े हैं वो अगर वो जेल के ऊपर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में डीएनए के जो टुकड़े हैं वो जेल के ऊपर है, जेल भंगुर होता है, वो टूट सकता है, इसलिए यहां से डीएनए के टुकड़ों को किसी ठोस सतह के ऊपर प्राप्त करना जरूरी है। और जो ठोस सतह होती है वो नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन झिल्ली होती है। तो जो डीएनए के टुकड़े जेल के ऊपर थे, जेल के चिपके हुए थे, उनको वहां से हटाकर डीएनए के टुकड़ों को नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की झिल्ली के ऊपर स्थानांतरित करना ब्लोटिंग कहलाता है। जब ब्लोटिंग की क्रिया हो जाएगी तो देखो इसमें यदि डीएनए का स्थानांतरण इस तरह से होता है तो इसको तो सदर्न ब्लोटिंग बोला जाता है। ध्यान रखना, तीनों चीजें मैं आपको यहाँ कॉमन बता रहा हूं। यदि डीएनए का स्थानांतरण किया जाता है तो इसको सदर्न ब्लोटिंग कहा जाता है। यदि यही प्रोसेस आरएनए के लिए किया जाए तो इसको नदर्न ब्लोटिंग कहा जाता है, और यही प्रक्रिया यदि प्रोटीन के लिए की जाए तो इसे वेस्टर्न ब्लोटिंग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है। यदि एगारो जेल से नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली के ऊपर प्रोटीन को स्थानांतरित किया जाए तो इसको क्या कहेंगे, वेस्टर्न ब्लोटिंग। यदि आरएनए को स्थानांतरित किया जाए तो नदर्न ब्लोटिंग, और यदि डीएनए को स्थानांतरित किया जाए तो इसको सदर्न ब्लोटिंग कहा जाता है। इसलिए हमारी ये जो अगला जो चरण है इसको है सदर्न ब्लोटिंग के नाम से जाना जाता है। डीएनए, क्योंकि डीएनए के बारे में बात हो रही है तो सदर्न ब्लोटिंग, आरएनए हो तो नदर्न ब्लोटिंग, प्रोटीन हो तो सदर्न ब्लोटिंग। तो इस तरह से ब्लोटिंग का जो मेथड है इसके द्वारा जेल से इस पदार्थ को नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद में जो हमने डीएनए नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली के ऊपर प्राप्त किया है, अब इसका उपचार किया जाता है। उपचार करके ये जो द्विरज्जु की डीएनए है इसको सिंगल रज्जु की, मतलब एक रज्जु की डीएनए में इसको बदला जाता है, इसको परिवर्तित किया जाता है, मतलब डीएनए को विकृत किया जाता है। इसको डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए का विकृतीकरण। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड है उसके दौरान जैसे ही सदर्न ब्लोटिंग का काम हुआ उस दौरान इस डीएनए का क्या होगा, जो द्विरज्जु की डीएनए है इसको एक रज्जु की डीएनए में बदला जाता है, इसी को विकृतीकरण कहा जाता है। अगला चरण आता है विकिरणित डीएनए प्रोब द्वारा संकरण। अब हमारे पास जो एकल रज्जु की डीएनए है, एकल रज्जु की जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर जो वीएनटीआर पाए जाते हैं, अब वीएनटीआर कहां पाए जाते हैं, इसके लिए हम विकिरणित डीएनए प्रोब या रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब को उपयोग में लेते हैं या इसको काम में लेते हैं। जब हम डीएनए प्रोब को काम में लेंगे तो जो डीएनए प्रोब होते हैं इसके ऊपर ज्ञात नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, और यह जो ज्ञात नाइट्रोजन क्षार है ये अज्ञात नाइट्रोजन क्षार या वीएनटीआर है उससे जुड़ जाते हैं। जब इस तरह से ये जुड़ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं संकरण। मतलब जो वीएनटीआर है उससे डीएनए प्रोब का जुड़ना संकरण कहलाता है। देखिए अंतिम चरण के अंदर ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होगा, अब जो अज्ञात वीएनटीआर था उसके पूरा जो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब थे वो उससे जुड़ गए। इससे क्या हुआ, वीएनटीआर और डीएनए प्रोब आपस में जुड़ गए। जब ये आपस में जुड़ गए तो अब हम इसका क्या करेंगे, एक्सरे। जब हम एक्सरे करते हैं तो रेडियो एक्टिव प्रोब लगी हुई जो नायलॉन शीट होती है, नाइट्रोसेलुलोज की जो शीट होती है उसके ऊपर
एक्सरे करते हैं तो हमें रेडियो एक्टिव प्रोब वाले जो स्थान होते हैं वहां पर बैंड प्राप्त होता है, वहां पर बैंड प्राप्त होता है। जहां पर बैंड प्राप्त होते हैं इसका मतलब यहां पर क्या है, VNTR। ये हमें VNTR की सूचना देते हैं। यहां हम इसको ऐसे कह सकते हैं, VNTR एक तो होता नहीं है, VNTR की संख्या अधिक होती है या खंड की संख्या अधिक होती है, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पैटर्न। एक पैटर्न दिखाई देता है, इसी को RFLP कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको रेल्फ कहा जाता है, RFLP कहा जाता है। इसी को हम उस व्यक्ति का DNA सिग्नेचर कहते हैं, DNA सिग्नेचर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये RFLP होते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। मान लो मेरा RFLP है तो वो मेरा कितनी भी जनसंख्या क्यों ना हो, मेरा जो RFLP है वो एक विशिष्ट होगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता। सिग्नेचर जैसे किया जाता है, जैसे मान लो मैं मेरे सिग्नेचर कर रहा हूं तो वो एक अलग पहचान है, दूसरा कोई भी सिग्नेचर वैसा नहीं होता है। अब मैन्युअल जब बात करते हैं उसमें तो हो सकता है किसी का सिग्नेचर मैच हो जाए, मेरा सिग्नेचर किसी दूसरे व्यक्ति से मैच हो सकता है, या फिर मेरा सिग्नेचर कोई व्यक्ति ज्यादा प्रैक्टिस करके सीख भी सकता है, लेकिन ये जो DNA सिग्नेचर है इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए जहां पर भी हमें पक्का प्रूफ सबूत देने की जरूरत होती है वहां पर DNA सिग्नेचर लिए जाते हैं। जैसे DNA सिग्नेचर के रूप में ये हाथ की जो रेखाएं होती है ये DNA की वजह से है, मेरा DNA विशेष प्रकार का है इसलिए ये अंगूठे की रेखाएं विशेष प्रकार की होती है, किसी भी व्यक्ति से ये मैच नहीं करेगी, इसलिए मेरा ये जो DNA सिग्नेचर है वो क्या है, ये अंगूठा है या इस अंगूठे के ऊपर पाई जाने वाली रेखाएं होती है। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सरे करके हमने VNTR का पता कर लिया और उसका पैटर्न प्राप्त कर लिया, और उसके बाद में हम जो दो व्यक्ति है उनमें पहचान कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। या फिर समानता की बात करते हैं तो क्राइम सीन के ऊपर जो हमें DNA प्राप्त हुआ था वो और डाउटेबल जो व्यक्ति है उसके DNA को हम इस तरह से मैच कर सकते हैं। वहां के DNA और यहाँ के जो DNA इन दोनों में यदि मैच आ जाता, मतलब बिल्कुल इक्वल समान होता है, इसका मतलब वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है। अब ऐसा करने के लिए भारत के अंदर जो प्रयोगशाला है वो हैदराबाद के अंदर है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद में इसकी प्रयोगशाला स्थापित है, जहां पर DNA फिंगरप्रिंटिंग और इससे संबंधित कार्य किया जाता है। उस लैब का नाम है CDFD, सेंटर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस। इस प्रकार की लैब है हैदराबाद के अंदर है और शायद जयपुर के अंदर ये लैब प्रस्तावित है। वर्तमान में यह लैब हैदराबाद के अंदर है। यदि ऐसा कोई भी मामला होता है तो देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड का उपयोग सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। इस विधि का इसका प्रयोग कोर्ट के आदेशानुसार ही होता है, बिना कोर्ट की इजाजत के DNA फिंगरप्रिंटिंग विधि को बहुत कम काम में लिया जाता है। इसलिए देश के अंदर हैदराबाद के अंदर ये लैब है, और यदि ऐसा कोई मामला कोर्ट में जाता है, जाने के बाद कोर्ट के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया जाता है, यह आदेश दिया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का, तो ही इस विधि का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जो क्राइम वाले मामले होते हैं उसमें इस विधि को काम में लिया जाता है। तो इस तरह से इसकी लैब है वो हैदराबाद के अंदर है। इस प्रकार हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड है उसकी विभिन्न प्रकार के 1 2 3 4 5 6 चरणबद्ध तरीके से हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।